हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज कर रहे हैं जिसमें एक एमसीक्यू घटना चक्र कर रहे हैं और एक दृष्टि करने जा रहे हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे, सारे के सारे इससे फंस जाएंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो एक पहला सैम्पल वीडियो है और आपके परफॉर्मेंस अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, उस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, तो टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आप चाहते हैं तो अगला वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, दृष्टि का है घटना चक्र करंट अफेयर, जिसमें हम लोग 1 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक करेंगे और इसमें हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 200 पेज का बुक को है ना, हम लोग जो गोल्डन पॉइंट है जो एग्जाम में आने लायक है वहीं पढ़ के इसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय न्यूज़ जो है उससे हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूज़ देखो, सबसे पहला न्यूज़ है दोस्तों कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया है 2020 और 2021 का। ठीक है, तो इससे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, हमें सब चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी फसाई करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो पहला क्वेश्चन इससे बन जाएगा। दूसरा का सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि ये पहली बार कब आया था, ये जो सूचकांक जारी हुआ है नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये कब जारी हुआ था, पहला 2019 में। ठीक है, और अभी जो जारी हुआ है वो तीसरा जारी है। मतलब क्या है कि हमें जो इंपॉर्टेंट है जो आएगा वहीं पढ़ना है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है, फसाई के द्वारा। पहला कब जारी हुआ था, 2019 में। ठीक है, कब, 7 जून को। इससे याद रखिएगा कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है। अभी ये तीसरा है। तो ऐसे करके हमारा 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो दोस्तों, इसका कुछ आधार है जिस पर ये इंडेक्स जारी होता है। जैसे कि आप मानव संसाधन, उसके कुछ आंकड़े हैं, प्रशिक्षण है, ये सब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा कि इसको निकालता कौन है, फसाई। ये है, तीसरी बार आ रहा है। ठीक है, पहली बार 2019 में आया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को। 7 जून को, मतलब 7 जून को पहली बार लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब हमारे जो काम का है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अब रैंकिंग देखो, रैंकिंग जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 शीर्ष से 3 बड़े राज्य, मतलब जो बड़े जो स्टेट है उसका रैंकिंग देखेंगे तो इसमें सबसे टॉप जो किया है वो गुजरात है। टॉप किया है वो गुजरात है। छोटे राज्य में जो टॉप किया है वो है गोवा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस अब ज़्यादा हमें और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब देखो जो यूटी है यूनियन टेरिटरीज, उसमें रैंक 1 कौन किया है, जम्मू एंड कश्मीर। तो छोटे राज्य में आपको हो गया गोवा, बड़े राज्य में आपको हो गया गुजरात और यूटी में हो गया JNK। ठीक है, अब देखो लास्ट कौन किया है, ये भी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, लास्ट कौन किया है। तो लास्ट बड़े राज्य में बिहार किया है। BPSC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा कौन सा रैंक है, 20वां रैंक आया है। ठीक है, और छोटे राज्य में मिजोरम किया है। और यूटी में देखो तो यूटी में कौन किया है दोस्तों, तो लक्षद्वीप किया है। ठीक है, अगर कोई यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी का याद रखना, यूपी का क्या किया है, 5वां स्थान पर है यूपी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा ये एक टॉपिक क्लियर हो गया। तो हमको वहीं पढ़ना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। ठीक है, तो अब कौशल है तो इसका मेन उद्देश्य क्या होगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किल्स में ट्रेनिंग देगा, किसको, युवा को ट्रेनिंग देगा। ठीक है, और ये जो रेल कौशल विकास योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पार्ट है। ठीक है ना, वो उसका पार्ट है और रेल से है तो इसको रेल मंत्रालय किया होगा। तो उस समय जो रेल मंत्रालय थे, ये कब का न्यूज़ है, 17 सितंबर 2021 का। तो जो अभी जो रेल मंत्रालय है, रेल मिनिस्टर है ना अश्वनी वैष्णव, उनके द्वारा किया गया है। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। अब देखो इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों कि 50,000 जो युवा है ना, यूथ है, उसको क्या करना है, ट्रेनिंग देना है, प्रशिक्षण देना है, ट्रेनिंग देना है। कितने फील्ड में, इसको 4 फील्ड में देना है। 4 फील्ड में देना है। इलेक्ट्रिक वाला जो काम होता है, या वेल्डिंग वाला काम होता है, या मशीन वाला काम होता है, या फिटर वाला काम होता है, उसमें ट्रेनिंग देना है। ठीक है, कितने, 50,000 को। लेकिन शुरू में 1000 बंदे को ही देना है। और ट्रेनिंग देने के बाद इनको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। जो ट्रेनिंग होगा वो अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर ये आएगा। अश्वनी जी ने किया है, रेलवे मिनिस्टर ने। इसमें 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा, लेकिन शुरू में हम 50,000 में से 1000 को ही देंगे। किसके अंदर, अप्रेंटिस अधिनियम 1961। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। 4 जो परीक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, 4 फील्ड में दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाला फील्ड में, वेल्डिंग वाला फील्ड में, मशीन वाला फील्ड में, फिटर वाला फील्ड में। ठीक है, और 100 घंटे का ये ट्रेनिंग होगा। उसके बाद इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है,
और थोड़ा बहुत और देख लो इसमें, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे ना उनका एज रहेगा 18 से 35 साल और ये निःशुल्क रहेगा, ठीक है ना, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इस योजना के लिए नोडल एजेंसी बनारस के लोकोमोटिव वर्कर्स हैं, ठीक है। और परीक्षण जब हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा, तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, किसके द्वारा, नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट द्वारा आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके अलावा और इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखो, भारत में अपराध 2020 का रिपोर्ट आया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट। ये मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले जो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट कब आया था। तो प्रथम दोस्तों आया था कब, 1993 में, 1953 में। ये जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहला कब आया था, 1953 में। तो जो अभी आया है 2020 वाला, वो कौन सा है, तो वो 68वां है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 68वां है, ठीक है। अब इसमें क्या है जो हमें इंपॉर्टेंट है वही देखना है। तो कॉग्निजेबल जो क्राइम होता है, कॉग्निजेबल क्राइम समझ रहे हैं ना, जिसमें आपको कोई भी वारंट नहीं चाहिए, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। उसमें अगर देखा जाए तो 2019 के तुलना में 2020 में 28% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। कॉग्निजेबल क्राइम बता दिया ना, कि जिसमें आपको कोई वारंट की जरूरत नहीं है, आपके घर में जाएगा, आपको उठा के ले आएगा, कोई वारंट की जरूरत नहीं होती है। उसमें क्या है कि कितने की वृद्धि हुई है, 28% की। अगर हम साइबर के मामले में देखें तो उसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है, तो 11.8। किसके कंपेयर में, 2019 के कंपेयर में। और इससे ज़्यादा हमें इसको देखना नहीं है। अब देखो, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आया है, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। अब इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा है किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसका प्रथम संस्करण कब आया था, इसका 2019 में प्रथम आया था, ठीक है। अभी जो आया है कौन सा है, वो अभी द्वितीय संस्करण है, मतलब सेकेंड रिपोर्ट है अभी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, इसका रैंकिंग देखते हैं। तो रैंकिंग में सबसे जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो बड़े राज्य हैं जिसमें 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, उसमें महाराष्ट्र सबसे प्रथम है। मतलब क्या है कि अगर महाराष्ट्र में जस्टिस ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश का रैंक कितना है, 18वां, ठीक है। अगर हम छोटे राज्यों में देखें, छोटे जिसका 1 करोड़ से कम जनसंख्या है, 1 करोड़ से कम जनसंख्या है, तो उसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है, त्रिपुरा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। बस अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, ठीक है। आपको पता होगा कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो ग्रामीण है, ये स्वच्छ भारत इंडिया का पार्ट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन है, कब आया था। तो आपको याद कर लेना होगा 2 अक्टूबर 2014 को। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2014 को क्या है, महात्मा गांधी का बर्थडे था 2 अक्टूबर को, और 2014 को एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसके 2 सब पार्ट हैं, इसके एक शहर वाला है और एक ग्रामीण वाला है, ठीक है ना। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनेगा ना, पहला क्वेश्चन कि सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो 2014 में, ठीक है। अब इसके जो 2 पार्ट है वो कौन कौन मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, सब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर दे देगा तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, ध्यान से, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी वाला जो है ना, वो किसके द्वारा, अवशासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो दोनों मिनिस्टर देखिएगा कि कौन कौन मिनिस्टर किसको किसको हैंडल करता है, ठीक है। अब क्या है कि जो स्वच्छ भारत मिशन जो आया था उसके जो सब पार्ट है ग्रामीण वाला, तो उसको हमको क्या देखना है, अभी ग्रामीण के बारे में देखना है। तो इसमें जो पहला फेज़ था उसमें बोला गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सारे गाँव और पंचायतों को क्या करना है, हमें खुले में शौच से मुक्ति दिला देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसका जो अभी लॉन्च हुआ है 2021 में, वो फेज़ 2 है। मतलब क्या है कि पहला तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पहला उद्देश्य हम लोग का ओपन डेफिकेशन फ्री जो हमारा लक्ष्य था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, खुले में शौच का कंप्लीट कर चुके हैं। तब इसका सेकेंड फेज़ आया है, समझ रहे हो ना, 2021 में ग्रामीण वाले का। अब इसमें क्या है, सेकेंड फेज़ में क्या क्या किया है उसको हम थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेकेंड फेज़ 19 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ओपन डेफिकेशन, ओपन ODF प्लस का टैग दिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि कुछ नए, जैसे पहले था कि फर्स्ट पार्ट में क्या था कि हमें बाहर शौच ये सब से रोकना था, वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हमें इसमें क्या करना है, तो इसमें कुछ नए एलिमेंट जुड़े हैं, अब नए एम जुड़े हैं, जिसको आप बोल सकते हो स्वच्छ अभियान जो ग्रामीण वाला है उसमें नए एलिमेंट जुड़े हैं, जैसे
फर्स्ट ये जो 4 एलिमेंट है ना, इसको एक बार आप स्नैपशॉट लेके इसको देख लीजिएगा। पहला क्या है कि जो प्लास्टिक वगैरह जो हम करे कुचरे डालते हैं, तो जो वेट वाला जो है और सूखा वाला जो कचरा है सबको अलग करके डालना है, ठीक है ना। मल अपशिष्ट जो जैसे सीवेज वगैरह है उसके बारे में मेंशन है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुएशनल वेस्ट उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो जो स्वच्छ जो ग्रामीण वाला जो है उसके नए एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन, एक और टॉपिक है इसमें कि स्वच्छ आइकन स्थल, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। अब इसमें देखिए क्या है कि ये सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि कौन से मंत्री के द्वारा, तो इसमें भी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्वच्छ आइकन स्थल, कुछ जो मंत्रालय है इसमें 12 ऐसे आइकन स्थलों का घोषणा किया है, ठीक है। अब 12 सामने है आपको, एक बार आप देख लीजिए इसको, एक बार आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जैसे अजंता की गुफाएं, सांची स्तूप, कुंभगढ़ किला, जैसलमेर का किला, रामदेवरा, गोलकुंडा का किला, सूर्य मंदिर, रॉक गार्डन, डल झील, बांके बिहारी मंदिर, आगरा का किला, कालीघाट मंदिर, ठीक है। ये सब क्या है कि आइकॉनिक स्थल है। तो क्वेश्चन आएगा कि जो स्वच्छ आइकॉनिक स्थल है कौन से मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो जल शक्ति मंत्रालय। और 12 का नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है, तो एक बार आप इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसको क्या है, क्यों है ये, तो इसमें क्या है कि जो ये सब जो 12 जो डेस्टिनेशन है ना, इसको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाना है, मतलब ऐसा बनाना है कि टूरिस्ट यहाँ पर आए और देखे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सुजलाम अभियान। सुजलाम अभियान, सबसे पहला बात कि ये जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना, उसके स्वरूप है, उसके अंदर है। अब किस मंत्रालय के द्वारा है, तो ये भी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा है। तो क्वेश्चन आएगा कि जो सुजलाम कैंपेन है कौन से मंत्री के द्वारा है, तो ये मंत्रालय के द्वारा है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, तो इसमें हमें ODF सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट, समझ रहे हो ना, इस पर हमें फोकस करना है। 2 चीज़ें वो फोकस करना है, ODF ओपन डिफेक्शन फ्री सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। ये 100 दिन का एक प्रोग्राम है, 100 दिन का एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसमें इस प्रोग्राम के तहत सुजलाम के तहत हमें क्या करना है कि कुछ पिट्स बनाना है, जैसे गड्ढे खोद के नहीं, जिसमें हम डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। उसमें शौचालय का मरम्मत भी करना है। नए परिवार को जिसके पास अभी भी शौचालय नहीं बना है उसको शौचालय तक पहुंचाना है। और ODF प्लस जो अभी हमने पढ़ा था उस दर्जे को प्राप्त करने के लिए काम करना है। मतलब ओवरऑल देखो तो सुजलाम अभियान क्या है कि ODF प्लस जो है, जो हमने सर्वेक्षण अभियान ग्रामीण वाला पढ़ा था, उसका एक पार्ट है, उसको फुलफिल करने का। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा, जो फेमस क्वेश्चन यही है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखो, भारत का पहला जल आधिक्य शहर, ठीक है ना, जिसको वाटर प्लस शहर बोलते हैं, वाटर प्लस शहर भारत का कौन सा है, तो नाम याद रखिए, काफ़ी 1 लाइनर क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। अभी भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसको घोषित किया गया है, तो इंदौर को किया गया है। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि किसने किया है, तो केंद्रीय अवशासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने किया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और आपको पता होगा कि इंदौर जो है ना स्वच्छ शहर में का भी दर्जा प्राप्त है, वो भी लगातार 4थी बार, ठीक है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वाटर प्लस शहर किसको घोषित किया गया भारत में पहला, तो इंदौर। कौन किया है, तो केंद्रीय अवशासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, NIRF इंडिया रैंकिंग, ठीक है, NIRF इंडिया रैंकिंग। अब सबसे पहली बात कि NIRF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब बात आ गई नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो इससे शिक्षा मंत्रालय से होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि कौन सा मंत्रालय इससे रिलेटेड है, कौन सा मंत्रालय के द्वारा रैंकिंग दिया जाता है, तो आप क्या बताइएगा, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है। और ये जो रैंकिंग है सबसे पहले कब से आना स्टार्ट हुआ है, तो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2015 से आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया जाता है दोस्तों, तो इसमें जितने भी हायर एजुकेशन है ना, उच्च शिक्षा संस्थानों का रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। और 2015 में स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रथम जो संस्करण आया ना 2016 में आया। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि कौन सा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। सब घोषणा की शुरुआत कब की गई थी, 2015 में। इसमें हायर एजुकेशन को रैंकिंग देते हैं हम लोग। फोर्थ क्या है कि इसका सबसे पहला रैंकिंग कब आया था, 2016 में आया था। यहाँ तक क्लियर। तो 2021 वाला भी हमारे शिक्षा मंत्री धर्म प्रधान ने इसको किया है, ठीक है। अब ये कौन सा संस्करण है, 6वां संस्करण है, ठीक है। अब ओवरऑल देखोगे तो इसमें क्या है ना दोस्तों कि इसमें हम विश्वविद्यालय, कॉलेज, साथ ही साथ अनुसंधान, जिसको हम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं, उसकी रैंकिंग की जाती है, ठीक है। अब इसमें जितने भी जो जैसे डिसिप्लिन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब का रैंकिंग प्राप्त किया जाता है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात क्या है इस टॉपिक पर कि 2021 में पहली बार रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है ना उसको रैंक दिया गया है। पहली बार किसको दिया गया दोस्तों,
पहली बार रिसर्च इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दिया गया है, इससे पहले दिया नहीं जाता था, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम थोड़ा रैंकिंग देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है ओवरऑल हम रैंकिंग देखते हैं। देखो आप रैंकिंग में देखोगे तो ओवरऑल देखा जाए, अगर हम यूनिवर्सिटी कैटेगराइज करके नहीं, ओवरऑल देखते हैं कि सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन है, तो वो रैंक 1 पाया है IIT मद्रास। ठीक है, सेकेंड कौन पाया है, भारतीय विज्ञान संस्थान जिसको बोलते हैं IISc बेंगलोर। ठीक है, थर्ड क्या है, IIT बॉम्बे। बस 3 याद रखिएगा, सबसे पहला भी याद रख सकते हैं, सिर्फ पहला भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, IIT मद्रास। अगर जो यूपी वाले दे रहे होंगे पेपर, तो इनमें IIT कानपुर का रैंक कौन सा है, 5वां रैंक है। ठीक है, और हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी का कौन सा है, वाराणसी है। बिहार में तो पूछो ही मत। ठीक है, ये सामने जो यूपी का रैंक है, जो यूपी वाले दे रहे होंगे, यूपी के लिए पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, विश्वविद्यालय श्रेणी में अगर हम ओवरऑल देखा तो क्या था, IIT मद्रास था। अगर हम सिर्फ विश्वविद्यालय के श्रेणी में देखें तो इसमें रैंक 1 कौन किया है, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर, जो IISc बेंगलोर, वो रैंक 1 किया है और ओवरऑल में रैंक 2 पर था। जवाहरलाल नेहरू JNU को कौन सा मिला है, सेकेंड मिला है। ठीक है, अगर हम इंजीनियरिंग के श्रेणी में देखें तो सबसे प्रथम किसको मिला है, IIT मद्रास को मिला है। ठीक है, और हम कॉलेज के श्रेणी में देखें तो किसको मिला है, मिरांडा हाउस को मिला है। अगर हमने क्या बोला है कि 2021 में इसमें रैंकिंग में हम क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी ऐड किए हैं, तो ये हमारे लिए नीचे वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर देखिएगा। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में सबसे पहले किसको मिला है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को मिला है रैंकिंग। ठीक है, अब देखो दोस्तों नेक्स्ट, करवी आंगलोंग समझौता। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात है कि ये समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, कहाँ पर हुआ था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले देखो कि ये असम में स्थित एक जगह है, असम में स्थित एक बड़ा जिला है। ठीक है ना, जिसमें कुछ ट्राइब्स रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, जिनका नाम देखो काबी, डिमासा, बूडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, रेंगमा एंड नागा, ये सब रहते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों था, तो आपको पता होगा कि जो कार्बी वाला जो रीजन है ना, इसमें कुछ उपद्रव, जो उग्रवादी सब है, ये एक अलग डिमांड है इनका, एक अलग स्टेट बनाने का। तो अभी हमारा जो होम मिनिस्ट्री है, अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री और कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल, ठीक है ना, और साथ ही साथ जो 5 उग्रवादी समूह है ना, इनके बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट किए हैं वो देख लीजिएगा, कुछ जो ट्राइब्स है उसके बारे में बताएं हैं, और समझौता में क्या हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये आ सकता है ना कि ये समझौता है ना, कि कैवा समझौता है, तो इससे पहले 2 और समझौता हो चुका है, एक 1995 और 2011 में हुआ है। ठीक है, अब इसमें समझौता में क्या प्रमुख बिंदु जो क्या है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो उपद्रव ग्रुप है उनको हथियार डालने होंगे, और करबी क्षेत्र के लिए विकास के लिए 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य सरकार मिलके देगा। इस रीजन को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। साथ ही साथ करबी वेलफेयर काउंसिल का गठन करना है हमें। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके जो संस्कृति है और उसके भाषा है उसको हमें इंपॉर्टेंस देना है, और कुछ नहीं इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एंड डैशबोर्ड। ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, तो जब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है तो इसमें कौन सा मिनिस्ट्री आएगा, इस डैशबोर्ड का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो लक्ष्य है, जो इंडेक्स है, इसमें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि एक नीति आयोग के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, ठीक है ना, मिलके एक पहला संस्करण जारी किया है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021-2022 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पहला संस्करण जारी किया है। और इसमें और भी आएंगे, जैसे सपोज करो कि इसमें इसके साथ कौन कौन है, ये UNDP के साथ मिलकर नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पहला संयुक्त प्रयास जारी किया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। जो इंडेक्स जारी हुआ है किसके द्वारा हुआ है, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, नीति आयोग एंड नॉर्थ ईस्ट के जो डेवलपमेंट मंत्रालय है उसके द्वारा हुआ है। बस ये जो सर्कल में आपको वही याद रखना है। आगे आ जाओ। अब इसका क्या है कि जो इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स है ना 8 राज्यों के जो जिला है उसको लेकर जारी किया गया है। 8 राज्य मतलब 7 सिस्टर्स हो गया, और एक कौन आ गया इसमें, एक आपका सिक्किम आ गया। ठीक है, अब इसके कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब एक और बात कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 हैं। ठीक है ना, इसमें से 2 गोल को हटा के रैंकिंग किया गया है, मतलब इस रैंकिंग में 2 गोल नहीं लिया गया है जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। पूछा जा सकता है कि कौन कौन गोल को हटाया गया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 और 17 को हटा दिया गया है, तो टोटल कितना बचा, 15 बच गया। तो 15 को देखकर इन लोगों का रैंकिंग किया गया है। अब रैंकिंग के हिसाब से देखें, अब ध्यान देना, जिला का रैंकिंग हुआ है,
तो अगर सबसे टॉप में कौन किया है तो पूर्वी सिक्किम जिला सबसे पहले नंबर पर है, पूर्वी सिक्किम जिला पहले नंबर पर है। सेकेंड नंबर पर कौन है, गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और अंतिम स्थान पर कौन है तो किफरे नागालैंड का एक जिला है, वो अंतिम स्थान पर है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जारी कौन करता है, 3 मिल के जारी करता है। ठीक है, इसमें 8 है, 8 के साथ साथ जो टॉप किया है उसका नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो सेकंड टॉप किया उसका नाम याद रख लीजिएगा, जो लास्ट किया उसका नाम याद रख लीजिएगा। बाकी इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्किम से लेकर एक न्यूज़ आया है दोस्तों कि सिक्किम की राज्य मछली का भी घोषणा किया गया है। ठीक है, तो सिक्किम सरकार ने अपना एक राज्य मछली जिसका नाम है कॉपर महसीर, ठीक है ना, इसको स्थानीय रूप में जो वहाँ का जो रीजनल जो वहाँ के लोग सब है देसी नाम में उसको क्या बोलते हैं, कटैली, इनको अपना स्टेट फिश घोषित किया गया है। ठीक है, तो दोनों नाम में से कोई एक दे देगा, कटैली या कॉपर महसीर। अगर इसका आप वैज्ञानिक नाम देखोगे तो थोड़ा अजीबोगरीब है, या नाम याद रख लीजिएगा, नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलिपस। ठीक है ना, अजीबोगरीब नाम है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है कि एक क्वेश्चन आता है कि ये नदी और ये जो मछली है कौन से नदी में पाया जाता है, तिस्टा और रंगीत नदी में पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो रंगीत और तिस्टा नदी है ना कौन से स्टेट में है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कौन से स्टेट में है, सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये जो मछली है एक IUCN के हिसाब से अगर देखो तो इंडेंजर्ड है, और नेशनल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है, लखनऊ में, उस इंस्टीट्यूट के हिसाब से भी देखो तो जो कटैली मछली है जो स्टेट फिश बना है वो भी किस में है, इंडेंजर्ड में है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो 2020 का ही है। ठीक है, ये कब रिलीज किया, जून में किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा दोस्तों कि इसको पुरस्कार को दिया कौन है। ठीक है, तो केंद्रीय अवशासन कौन है, केंद्रीय अवशासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने दिया है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो पुरस्कार जो है भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार क्यों लॉन्च किया गया है, कारण है क्योंकि अगर देखोगे तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन अमूर्त, ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का 6 साल होने वाला है। इसी खुशी पर ये अवार्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इस अवार्ड में रैंकिंग देख लो, बस हमारे काम का वही है। इस अवार्ड के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के कैटेगरी में सबसे पहला स्थान हासिल किया है, और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे पर है। तो टॉप पर कौन आ गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखो, अब सिटी के हिसाब से देखें, सिटी के हिसाब से तो सिटी तो आपको पता ही होगा, तो एक इंदौर होगा। तो लेकिन 2020 का रैंकिंग में इंदौर और सूरत को एक रैंक मिला है। 2019 में सूरत टॉपर था, लेकिन 2020 में इंदौर और सूरत को एक रैंक मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगर हम एक और रैंकिंग देखें तो स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड में अहमदाबाद को रैंक 1 मिला है, रांची और वाराणसी और रांची को दूसरे और तीसरे। तो पहला नाम आप याद रखिएगा, अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक अवार्ड दिया गया है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0। इसमें सूरत को पहला मिला है। ठीक है, तो ये सब नाम याद रख लीजिए, दैट इज़ इनफ। नेक्स्ट देखिए, नेशनल खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं कि नेशनल एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम मिशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि जो मिशन है ये रीनेम किया गया है। 1986 में एक मिशन था जिसको बोलते थे टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड। ठीक है, अब इसका नाम चेंज करके, कब नाम चेंज किया गया, 2014 में। एक नया मिशन नहीं है, पुराना ही मिशन चले आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन इसका नाम चेंज किया गया। क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछेगा, 2014 में नाम चेंज किया गया है, क्या रख दिया गया है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। ठीक है, राष्ट्रीय तिलहन एवं तेल पाम मिशन। अब मिशन के कुछ बारे में हम देखते हैं। देखो, इसका शुरुआत जो है ना 18 अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुरुआत करने की मंजूरी दी। ठीक है, और सेकंड बात हमें इसमें ध्यान देना है दोस्तों कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, केंद्र प्रायोजित योजना है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है ना कि इसमें कुछ पैसा सेंट्रल को देना होता है और मेजोरिटी और कुछ स्टेट को भी देना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे ना कि इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र जो नॉर्थ ईस्ट है, ध्यान दीजिएगा दो चीज़ को, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो नॉर्थ ईस्ट है और साथ ही साथ अंडमान निकोबार पर हमें विशेष ध्यान देना है, विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। अब हमें जो इम्पोर्टेंट काम है उसको देखते हैं। इस मिशन के उद्देश्य में क्या है कि जो 2025 से 26 तक हमें 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त और ज़्यादा हमें करना है, मतलब ओवरऑल बढ़ाकर हमें 2025 से 2026 तक 10 लाख हेक्टेयर क्या करना है, हमें प्रोडक्शन करना है। तो डाटा आपको याद होना चाहिए, 2025 से 2026 तक हमें कितना करना है, 10 लाख हेक्टेयर। ठीक है,
ठीक है। अब देखो, अब कच्चे तेल क्रूड ऑयल पाम का उत्पादन वर्ष 2025 से 26 तक 11 लाख टन और 2019 से 30 तक 29 से 30 तक 28 लाख टन तक हमें पहुंचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ में आपको कन्फ्यूज कर देगा। ऑयल पाम है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर ऑयल पाम है, यहाँ पर क्रूड ऑयल पाम है, दोनों अलग अलग है। ऑयल पाम को क्या करना है, 25 से 26 तक 10 लाख तक ले जाना है हेक्टेयर, और वहीं क्रूड ऑयल पाम को क्या करना है, 11 लाख तक ले जाना है, 11.5 लाख के आसपास तक, और 29-30 तक 28 लाख तक ले जाना है। बस आप यही डाटा याद रखिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा कि जो मिशन है ना, इसके तहत 11,040 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो BPSS में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये जो होता है कि जो नेशनल मेमोरियल जो हम स्मारक का किसी को हम देते हैं कि ये पार्क स्मारक पार्क है, वो किसके तहत देते हैं? ये राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, जिसको बोलते हैं नेशनल मोनूमेंट एक्ट 1951, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या है, अब ये जो जालियांवाला बाग है ना, सेकंड इंपॉर्टेंट इससे ये निकल के आता है कि जो जालियांवाला बाग है ना, उसका हम सेनेटरी कब मनाए हैं, अभी मनाए हैं 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2020 तक। ठीक है, अब जो जालियांवाला बाग सेनेटरी मेमोरियल पार्क है, इसका उद्घाटन कौन किया है? तो इसका उद्घाटन हमारे जो उस समय, अभी तो है नहीं, CM अमरिंदर सिंह जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया है। ठीक है, और इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है PM उज्ज्वला योजना 2.0। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि पहला क्वेश्चन आएगा कि जो PM उज्ज्वला योजना है वो सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? तो ये डेट याद रखिएगा, 2016 में लॉन्च किया गया था। कहाँ से? बलिया, उत्तर प्रदेश से। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो PM उज्ज्वला योजना है 1.0, इसमें क्या मकसद था? तो इसमें था कि हमको LPG जो कनेक्शन है ना, उसको उपलब्ध करवाना। गांव में देखते होंगे लकड़ी उपड़ी ये सब पहले होता था, खाना वाना पकता था, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ डिजीज़ होते थे, हेल्थ की बीमारियाँ होती थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमें LPG का कनेक्शन दिलवाना है। LPG गैस नहीं दिलवाना है, कनेक्शन दिलवाना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा हम इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद 2.0 के बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री, क्योंकि पूछे जाते हैं, प्रधानमंत्री जो उज्ज्वल योजना है उसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जो है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके नीचे 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन याद रखिएगा, कनेक्शन देना था। ठीक है, लेकिन और ये लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन इसी को बढ़ाकर 2018 में इसको थोड़ा विस्तार कर दिया गया। अब बिलो पॉवर्टी लाइन के अलावा कुछ श्रेणी के महिलाओं को इसमें डाल दिया गया, जो आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जो लेते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, ये सब के कुछ महिलाओं को और डाल दिया गया। ठीक है, तो 5 करोड़ से बढ़ाकर लक्ष्य क्या कर दिया गया, 8 करोड़। ये मैं क्यों बता रहा हूँ 5 करोड़ 8 करोड़, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और अब देखो, अब हम करते हैं 2.0, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश, बिहार, PCS सब के लिए कि इसका आरंभ कहाँ से किया गया था। तो महोबा के जिले, उत्तर प्रदेश में एक महोबा जिले है, वहाँ से इसका प्रारंभ किया गया था। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, तो देखोगे जब हमारा बजट हुआ था, बजट आया था 2021-20 का, तो उसमें बोला गया था कि इस योजना के तहत हम अतिरिक्त 8 करोड़ तो है ही, लेकिन अतिरिक्त हम 1 करोड़ और LPG का वितरण करेंगे। ठीक है ना, मतलब 8 करोड़ पहले था, 5 था, 5 से 8 कर दिया, 8 से अब 9 कर देंगे, मतलब अतिरिक्त 1 करोड़ और दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें कुछ और चीज़ जोड़ा गया है, जैसे कि इसमें अब आपको पहला रिफ़िल जो पहले में नहीं था, और चूल्हा हॉट प्लेट जो होता है उसको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। पहला रिफ़िल मतलब सपोज करो कि गैस मिल रहा है ना, तो गैस चूल्हा जिसमें गैस ईंधन होता है, वो आपको पहला रिफ़िल आपको मिलेगा, एक बार आप भरवा सकते हैं फ्री में, और साथ ही साथ आपको हॉट प्लेट मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब देखो, एक और चीज़ हम इसमें देखते हैं, वैश्विक जैव ईंधन दिवस, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप याद रखना, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बायोफ्यूल डे है मतलब क्या है कि बायोफ्यूल को प्रमोट करेगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है हमें। अब शून्य अभियान, डेट इज़ आज का लास्ट टॉपिक है, और आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, तभी सीरीज़ को आगे करेंगे, नहीं तो रोक दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम के समय में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतना तो बनता है। तो देखो, नेक्स्ट शून्य अभियान, सबसे पहला बात क्या है कि शून्य अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नीति आयोग और RMI इंडिया के द्वारा। RMI इंडिया कौन है? RMI मतलब है कि रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, एक NGO है, उसके द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? शून्य अभियान। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि शून्य अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग और RMI इंडिया के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कि इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है कि
जीरो प्रदूषण जो है ना, मतलब ड्राइवरलेस इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है ना, उसको हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है और कुछ नहीं इसमें रखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर हम आपके रिस्पॉन्स के आधार पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।